हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके लिए आज दो टॉपिक लेके आया हूँ। एक तो मौलिक कर्तव्य है, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, और दूसरा है आपका संविधान की प्रस्तावना। तो ये दोनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट आपको जो मैंने इसके पहले पढ़ाया हुआ है, एक तो डीपीएसपी और दूसरा फंडामेंटल राइट्स, तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो जिन्होंने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, जीएसआर टॉपिक्स करके है। तो उसमें अभी तक मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है और पॉलिटी अभी पढ़ा रहा हूँ। ये फोर्थ पार्ट 4 है इकोनॉमिक पॉलिटी का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मौलिक कर्तव्य से। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार। आपको जैसे मैंने पढ़ाया तो उसमें बताया था कि एक नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसको टोटल कितने मूल अधिकार मिले हुए हैं उसमें सारे मैंने आपको बता दिया था। अनुच्छेद 12 से लेके और 35 तक आपके मूल अधिकार वर्णित है, और 36 से लेके 51 तक आपका डीपीएसपी वर्णित है। ठीक है, और उसी में 51 में एक 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 51 में 51 का को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति। ठीक है, तो उसके बाद जो जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, यह बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। किस समिति की अनुशंसा पे? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इसको जोड़ा गया था बाद में मौलिक कर्तव्य को, अनुच्छेद 51 का में। और भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, तो इसको भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आपका जस्ट डीपीएसपी के बाद आता है। उस 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 का में ये है, भाग संविधान के भाग 4 का में। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा तो इससे क्वेश्चन एक आपका जरूर आएगा। ठीक है, बाकी अगर और जगह से क्वेश्चन आते हैं तो ये दो टॉपिक से, या आपको बस एक ओवर, ये जितना मैंने लिखा है आपको लाइन टू लाइन याद नहीं करना है, बस आपको एक समझ लेना है कि हाँ इस चीज का वर्णन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइन ये पूरी दे देगा, पूछेगा कि ये कहाँ पे वर्णित है। तो उसमें संविधान के प्रस्तावना, ठीक है, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको मूल कर्तव्य में टिक करना है। तो टोटल आपको बता दूं कि जब मूल कर्तव्य ये रूस के संविधान से प्रेरित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो मूल कर्तव्य की संख्या थी जब ये बना था तब 10 संख्या थी, टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है टोटल मूल कर्तव्य जो है वो 11 है। ठीक है, मूल समय में जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे, अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहां से कर्तव्यों की। ठीक है, तो यहां से लेके आपके 11 कर्तव्य हैं। ये सबसे पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, तो आपको संविधान में जो भी वर्णित है, जो अनुच्छेद वर्णित है, जो भी मौलिक अधिकार हो गए आपके, और भी चीजें जो भी वर्णित है, उनका आपको पालन करना है। संविधान के अनुसार देश को चलना है, नागरिकों को चलना है, और उनके संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सबका आदर आपको करना है। अगर आप इसको निरादर करते हैं तो आपको जेल जाना होगा, जैसे जेएनयू वाला आप देख सकते हैं। तो अगर आप देश विरोधी नारे लगाएंगे या देश विरोधी कोई काम करेंगे, राष्ट्रध्वज को अपमानित करेंगे, या किसी आदर्श जैसे भगत सिंह हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, इन सब के प्रति अगर कुछ आप उल्टा बोलते हैं तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है, बस आपको एक सुन लेना है, सुन के बस ऐसे
अगर ये कहीं पे ये नाम आ जाता है तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये मौलिक कर्तव्य है। बाकी आपको इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ लेना है हाँ ये चीज है मौलिक कर्तव्य हमारे, कि इसको हमें पालन करना है। एक तो संविधान का आदर करना है, अपने आदर्शों का आदर करना है, संविधान के आदर्शों का आदर करना है, उसके राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का, संस्थाओं का, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका आदर करें, ठीक है। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन सबका आदर करना है। और जितने भी लोग थे, लाला लाजपत राय जी हो गए, सबका आदर करना है, उनको अपने हृदय में संजो के और उससे प्रेरित होना है खुद को, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर से हो। तो ये ध्यान रखना है कि उन सबका आदर करना है जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित थे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, वह अछूट रखें, ठीक है। इन सब की रक्षा करनी है, आपको सौहार्द फैलाना है सबके बीच में, नफरत नहीं फैलानी है, एकता बनाए रखनी है सब में, अखंडता बना के रखना है पूरे देश को, ठीक है। जैसे अभी आप खालिस्तानियों को देख रहे होंगे कि हमें पंजाब अलग कर दो, हमारा ये अलग कर दो भारत से, ये सब नहीं करना है, बिल्कुल अखंड बना के रखना है भारत को। और ये 3 शब्द इसमें अभी आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, ये वर्णित है आपके प्रस्तावना में। तो इनकी रक्षा करना है और छूट रखना है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमें देश की रक्षा करनी है, देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है, जैसे भी रक्षा कर सकते हैं आप टैक्स भर सकते हैं, उससे भी देश की रक्षा होगी। आप देश के किसी भी सामान को जो है हानि नहीं पहुंचाते हैं, जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो करते हैं, यही सब देश की रक्षा के लिए आप जो भी कर सकते हैं। या कभी जरूरत पड़ी, कहीं युद्ध छिड़ता है या किसी भी सेवा के लिए अगर आह्वान किया जाता है तो आपको उस सेवा के लिए मौजूद रहना है। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से रहित हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आपको सबके साथ समान व्यवहार करना है, न धर्म, न जात, न वर्ग, किसी भी आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना है। दूसरा, ऐसी चीजें, ऐसी प्रथाओं को बिल्कुल त्याग देना है जो स्त्रियों के खिलाफ हो, जैसे आपके पुराने जमाने में सती प्रथा हो गई, ठीक है, और भी कई कुरीतियां थी, वो अभी उनका विरोध किया गया। छठा है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, ठीक है। तो हमारी संस्कृति को बचा के रखना है, जिसका जो संस्कृत है उसको बाकायदा बचाइए, सरकार भी उसमें मदद करती है, और उसको बाकायदा संरक्षित रखना है और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, ठीक है। 7वां प्राकृतिक वातावरण, जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में, वैसे कई सारे पूछे जाते हैं बट इसको अधिकतर आप देखेंगे। तो हमें वन्य जीव की, नदी की, झील की, इन सब की जो है रक्षा करनी है। इनको ऐसा ना तो नदियों को गंदा करना है, ना तो किसी प्राणी को ऐसे मारना है, ठीक है। तो सबकी रक्षा करनी है हमें, पेड़ पौधे, झील, वन्य जीव, ठीक है। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो आपको मानववाद बनाना है, मानववाद को विकसित करना है, मानववाद का विकास करना है, ज्ञानार्जन करना है, ज्ञान को भी इकट्ठा करना है, ठीक है, किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो इन सब भावना के साथ देश का विकास करना है। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति जो ये योगी जी केस दायर करते हैं ना, वो इसी हिसाब से होता है। वैसे तो इस पे जो है न्यायालय में ऐसा नहीं है कि आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं कि इसको लागू करना है, बट एक नागरिक अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये कोई विधिक प्रावधान नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है, बट आपको ये करना पड़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित रखें, जो लोग आगजनी कर देते हैं धरना देते टाइम, तो ये सब नहीं करना है, और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो आपको निरंतर प्रगति की ओर बढ़ना है, नए से नया काम करना है, नए से नया आविष्कार करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, ठीक है। आप समाज के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं जिससे सबको लाभ पहुंचे। जो 11वां है यही जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है
86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये वही है जो मैंने डीपीएसपी में पढ़ाया था कि इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको मूल अधिकार में भी जोड़ा गया है 21 का में। ठीक है, 6 से 14 साल की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी मूल कर्तव्य आता है, अपने बच्चों को शिक्षा देना है। ठीक है, जब 6 से 14 साल के बीच में है वो, तो ये मूल कर्तव्य है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। और इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है 21 का के तहत मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया गया है। अब बात आती है संविधान के प्रस्तावना की, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये लिया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के उसमें संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया गया था, ये बिल्कुल उसी का डिक्टो कॉपी है और ये उसी से प्रेरित माना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 26 नवंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव से ये प्रेरित है, बिल्कुल उसी की कॉपी है। ये प्रस्तावना यहीं से लिया गया है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना, इसमें बस आपको जो ध्यान रखना है वो बता देता हूं। जो प्रियम्बल की पहली लाइन लिखी गई है, हम भारत के लोग, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता कैसी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की एवं धर्म की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करते हैं। ये उसकी लाइन है जो प्रस्तावना में लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, न्याय को क्या है दिया गया है, स्वतंत्रता और समता। न्याय कैसा हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय कैसा हो, समाज में सबकी समता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी को अलग मिल रहा है जात धर्म उसके आधार पे। ठीक है, सबको समान, सबके लिए हर चीज जो सुविधाएं हो वो समान हो। आर्थिक मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में पैसा हो और किसी के हाथ में ना जाए। ठीक है, तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वो चाहे आर्थिक का हो चाहे रोजगार का हो, जिससे आर्थिक जो समानताएं हैं वो सब में समान रहे। राजनीतिक मतलब ऐसा नहीं सिर्फ एक ही दल चुनाव लड़ सकता है और बाकी लोग नहीं लड़ सकते हैं, या उनके लिए कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का उनको, तो सबको राजनीतिक न्याय भी मिलेगा। स्वतंत्रता, विचार की आपको स्वतंत्रता है, आप सोच सकते हैं, जो भी सोचना चाहें वो आप सोच सकते हैं, अच्छा बुरा गलत सही सब कुछ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपको आजादी है अपने आप के लिए। ठीक है, खुली हवा में आप घूमिए, कैसे भी घूमिए, बट उसमें भी ध्यान रखना है। विश्वास की स्वतंत्रता है, आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं। उपासना, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। धर्म, धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है आपको। समता, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, सबको समान अवसर दिया जाएगा, सबको समान प्रतिष्ठा दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी आदमी को जो है किसी भी जाति धर्म के भेदभाव पे उसकी इंसल्ट नहीं की जाएगी, सबको समान प्रतिष्ठा और समान अवसर मिलेगा। अब इसमें बात आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तीन शब्द कौन से तीन शब्द हैं जो जोड़े गए थे, कई सारे ऑप्शन आते हैं उसमें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द आपके बाद में जोड़े गए हैं प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना, अगर आपको कोई भी संशोधन पूछता नहीं याद आ रहा है तो आप एक तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संशोधित हुए हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी आप तुक्का के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं समाजवादी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, समाज का भी विकास करना है, सबको समान अवसर देना है। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य है तो किसी की धर्म की ना तो अवहेलना करेगा, ना मतलब सबको समान, सबके धर्म को समान रूप से एक योग्यता देगा, समान धर्म से समान धर्म की तरह माना जाएगा, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं होगा। अखंडता मतलब सब में बंधुत्व बना के रखना है,
ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, बंधुत्व हो गया कि भाईचारा बना के रखना है, धर्मनिरपेक्ष हो गया कि किसी एक धर्म को लेके नहीं चलना है, उसके लिए सारे धर्म बराबर हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आए थे, अब वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यही 2 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, और जितना इंपॉर्टेंट था सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जिससे आपको इजीली याद हो जाए हर चीज। बस एक बार आपको वीडियो देखना है, ये वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस 2-3 वीडियो में पॉलिटी भी खत्म कर दूंगा, उसके बाद जो टाइम बचता है तो आगे पढ़ाता हूँ। वैसे आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों का फायदा हो। जैसे आपके कमेंट आएंगे फिर वैसे ही वीडियो आगे बनाऊंगा। थैंक यू।